सर आप एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हम लोग टॉर्क स्टार्ट कर दिया था ना, टॉर्क पढ़ा दिया था डेफिनेशन। यस सर। जो टॉर्क का डेफिनेशन हमने बता दिया था, किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F, इस फोर्स का टॉर्क किसी पॉइंट O के अबाउट क्या लेंगे, O से पोजीशन वेक्टर लेंगे R क्रॉस F वेक्टर। एंड ये एक्सियल वेक्टर ये डिस्कस किया था, R वेक्टर और F वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क, ये डिस्कस किया था। और भी डिस्कस चीजें किए थे। इसको कैसे लिख सकते हैं, RF साइन थीटा n कैप। ये था बच्चों टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। हमें पढ़ना है एक और चीज, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, तो इसके बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में डिस्कस ये नहीं किया था, कुछ हम सवाल लिए थे। मुझे बताना है कि ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे क्या, कि सपोज एक फोर्स यहाँ पे F लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है, पूछा जाए तो नेट फोर्स इसमें 0 है बच्चों। और अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या टॉर्क 0 है? नहीं, इस केस में नहीं है। मतलब किसी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 है, इट डजंट मीन कि नेट टॉर्क भी 0 होगा। नेट टॉर्क हो सकता है ना। अब टॉर्क की बात करें तो किस पॉइंट के अबाउट, तो शायद बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि अगर नेट फोर्स 0 है ना, तो बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे वो टॉर्क सेम होगा। जैसे इस पॉइंट के अबाउट लिया तो F इंटू एल किधर होगा, इनटू द प्लेन। इस पॉइंट के अबाउट लिया R इंटू एफ, ये भी इंटू द प्लेन। इस पॉइंट के अबाउट लिया, इसका FL/2 नीचे, इसका FL/2, इसका भी नीचे, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन किए थे क्या? The net torque about any point will be same on the body। ठीक है, चलो भाई, तो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसी चीज को। एक सवाल लिया था, आई थिंक वो सवाल सबको समझ में आया होगा। कंप्लीट किया था क्या ये सवाल, या मैंने होमवर्क दिया था? मुझे लगता है सर रह गया था। सर आपने क्लास बंद कर दी थी, इसके लिए रह गया था। अच्छा, क्लास बंद कर दी थी, क्यों? दिस इज डॉट ए बी, और इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? दिस इज पॉइंट इज O, फोर्सेज आर, लेट्स N1, लेट्स N2 एंड एक फोर्स mg, और ये एंगल था थीटा। शायद तुम लोगों को होमवर्क दिया होगा कि टॉर्क अबाउट O एक बताया होगा, टॉर्क अबाउट O क्या होगा, टॉर्क अबाउट B क्या होगा, और टॉर्क अबाउट A क्या होगा। इनफैक्ट ये पॉइंट M ले लेते हैं, या कोई भी पॉइंट, P पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट, इसके अबाउट भी टॉर्क ले सकते हो। और सर पॉइंट ए और बी के पास फ्रिक्शन भी लग रहा था। हाँ,
इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा था, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शनलेस नहीं है ये, फ्रिक्शन है। तो बच्चों तुम लोगों ने बताया होगा कि ये अगर ऐसे स्लाइड करने का टेंडेंसी है तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा F1, और ये नीचे जा रहा है तो मुझे याद है तुम लोगों ने बताया था सर ऊपर लगेगा F2। टॉक अबाउट ओ मैं बता देता हूं। अच्छा ये रिकॉर्डिंग भेजा था क्या इस पिछले लेक्चर का? नहीं सर। नो सर। रिकॉर्डिंग नहीं भेजा है? बच्चों लोग डिस्कस करें टॉर्क अबाउट ओ। ओ के अबाउट किस किस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा बच्चों? तो देखना F1 की बात करें तो ये F1 ना इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस टाइप से मैंने लिखा था, इसको बहुत तरीके से लिखा था R इंटू एफ परपेंडिकुलर, है ना, या R परपेंडिकुलर इंटू एफ, या दूसरा अगर इसी से कहें तो ये R है ये F है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा 180 डिग्री। तो अब ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। टॉर्क ऑफ F1 हो जाएगा जीरो बच्चों। इस पॉइंट के बाद और किसका टॉर्क जीरो होगा? F2 का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है, F2 का भी हो जाएगा जीरो। प्लस और किसका टॉर्क होगा? N1 का ले लेते हैं। सो N1 का टॉर्क, लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? N1 इंटू L cos theta। L cos थीटा। बहुत ही बढ़िया, चैतन्य ज्वाइन किया हुआ है। अगर मैं डायरेक्शन देखूं बच्चों तो देखो कैसे कहा था, R राइट हैंड लेना है, R क्रॉस F इधर के कैप। और कौन सा है? L sin theta N2 minus k cap। N2 का टॉर्क ले लेते हैं, N2 का इधर R क्रॉस F इनटू द प्लेन बच्चों माइनस के कैप। बहुत बढ़िया, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं N2 का टॉर्क प्लस N2 इंटू ये डिस्टेंस बच्चा mg का टॉर्क। बच्चों mg का देखो तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, R परपेंडिकुलर इंटू F। mg इंटू L/2 cos theta। L/2 cos थीटा। और साइन बता दो कैसा होगा? इनटू द प्लेन। माइनस k। सारे बच्चे अपना हाथ ऐसे घुमाएंगे, R क्रॉस F, F नीचे जा, राइट हैंड इनटू द प्लेन। बच्चों टॉक अबाउट B अगर लिखना है तो B पॉइंट कहां है? यहां पे। अब बताना इस पॉइंट पे F1 और नॉर्मल इसी पॉइंट से ही पास कर रहा है तो R क्या हो जाएगा? जीरो। R जो लिखते थे, तो जो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है, उसी पॉइंट से पास करे तो टॉर्क जीरो। L1 का टॉर्क जीरो, F1 का टॉर्क जीरो। बचा किसका? F2 का, N2 का और mg का। कैन यू राइट दिस? सबसे पहले मैं mg का ले लेता हूं, mg इंटू ये डिस्टेंस L/2 cos थीटा किधर? के कैप। ये एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, खासकर MA बैच दूसरी बार पढ़ रहे हो, MR बैच होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। N2 का टॉर्क किससे पूछे? R क्रॉस F। दिशा तो बता नहीं पाएगी बिकॉज कल तो पिछले लेक्चर मस्ती कर रही थी, आई नहीं थी। दिया परदेसी, N2 का टॉर्क, माइक ऑन करके बोलो।
प्रिशा, चलो हम लोग N2 का टॉर्क लिख रहे, तो बच्चों N2 का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L sin थीटा, N2 L sin थीटा, एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, माइनस के कैप, बाद में से प्लस माइनस लिख लोगे, क्योंकि इधर या इधर होगा तो दिखा सकते हो। F2 का, F2 और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेंगे, कितना प्यार से समझा रहा हूं। F2 का लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F2 L cos थीटा, R क्रॉस F किधर है, इनटू द प्लेन, माइनस के कैप। मेरे कहने समझ जाओ, यहां से R क्रॉस F, F किधर जा रहा है, इधर, हो गया, सारे फोर्सेस का हो गया। अब कितना बताऊं मैं, चलो मैं तो अब सिलेबस खत्म कर देता हूं, तुम लोग कोई जवाब दोगे नहीं, बोलते नहीं हो। अच्छा, ये सिस्टम है, एक रॉड है जो यहाँ पे हिंज कर दिया है, हिंज कुछ फोर्स लगा रहा है, mg का फोर्स है और टेंशन है, तीन फोर्सेज हैं, हिंज फोर्स, mg एंड टेंशन। मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, नेट टॉर्क। तो अगर सर दो फोर्सेज है, mg और t, है ना, तो t का टॉर्क हो जाएगा t इंटू एल, ऑलरेडी 90 डिग्री पे r क्रॉस f, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका डायरेक्शन के कैप, mg का टॉर्क mg इंटू एल बाई टू माइनस के कैप, देख लो। मुझे याद आ गया, लास्ट क्लास में हमने कुछ आंसर्स तुम लोग नहीं कर रहे थे, इसलिए क्लास छोड़ा था ना। हाँ सर। तुम लोग पढ़ने वाले हो नहीं, इसलिए फटाफट मैं सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ, बेकार में एनर्जी वेस्ट करना। लिखो बच्चों, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, जिसे सपोज ये लाइन है, अब एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, हालांकि फोर्स में दिखा रहा हूं क्या, कैसा, बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, बट हो सकता है ये बोर्ड के प्लेन से कुछ एंगल पे है, कुछ भी हो सकता है, ये एक है। और मुझे ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, किसी दूसरे पॉइंट ओ डैश के अबाउट टॉर्क निकालना है। ओ के अबाउट निकालना है तो हम लोग लिखेंगे ये आर वेक्टर क्रॉस एफ, बच्चों ये हो गया ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क। ओ डैश के अबाउट टॉर्क लिखना है,
talk about O dash of that force, O dash P plus F. Torque about O is not equal to torque about O dash. That means इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट के बाद फोर्स का टॉर्क अलग अलग हो सकता है. यहां पे अभी लिख रहा हूं F is not in board plane. या कुछ भी हो सकता है, जनरल ले रहा हूं, अगर रहे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं. अब बच्चों हम बात करते हैं टॉर्क अबाउट दिस लाइन. तो इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट लो, चाहे O चाहे O डैश चाहे एनी पॉइंट, इसके अबाउट टॉर्क निकालो और वो टॉर्क किसी एंगल पे होगा. उस टॉर्क का कंपोनेंट ले लो अलोंग द लाइन. वो जो कंपोनेंट होगा अलोंग द लाइन दैट विल बी कॉल्ड टॉर्क अबाउट द लाइन. तो टॉर्क अबाउट द लाइन कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? क्या मैंने बोला, एक बार लिख देता हूं. टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन. ये अभी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट है आसान, इससे परेशान मत होना. टॉर्क टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन. दूसरा फाइंड टॉर्क अबाउट द पॉइंट. That torque is a vector quantity. Third, take component of the torque along the line. Take component of the torque along the line. This component is called so bachcho, talk about a line, talk about an axis. This is different from talk about a point. अब सुनना, जैसे सपोज अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक फोर्स था, अभी बोर्ड के प्लेन में दिखा रहा हूं फोर्स. इस फोर्स का हम इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले रहे थे. लेट अस सी, आर वेक्टर बोर्ड के प्लेन में, एफ वेक्टर बोर्ड के प्लेन में, आर क्रॉस एफ किधर होगा? इधर. अगर मैं बात करूं कि इस एक्सिस के अबाउट जो इस पॉइंट से पास कर रहा हूं उससे, इसके अबाउट इस फोर्स एफ का टॉर्क जो कि बोर्ड के प्लेन में है किधर होगा? कहोगे सर इस पॉइंट के अबाउट लिया तो इसका टॉर्क अलोंग द एक्सिस ही आया है, तो कंपोनेंट भी वही रह जाएगा. जो पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है इस फोर्स का, वही इस लाइन के अबाउट भी है. बट अगर कोई कहता है सर इस लाइन पे अगर हम यहां पॉइंट लेते तो इसके अबाउट टॉर्क अलग होता, बट जो भी टॉर्क होता है उसका कंपोनेंट अगर लाइन के लॉन्ग लेते दैट विल बी सेम. इसका प्रूफ एचसी वर्मा में दिया हुआ है, मेडिकल के लिए बहुत जरूरत नहीं है, मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूं. दैट मीन्स अगर इस लाइन के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालना है तो टेक एनी पॉइंट. कहा ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, हमारा आंसर जो आएगा कंपोनेंट दैट विल रिमेन सेम. ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट द लाइन, कुछ एग्जांपल्स में, तो ये क्लियर हो जाएगा. सो नोट इट डाउन टू कंप्लीट द नोट्स. कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. आयुष यादव क्लियर है ये? आयुष? हाँ जी सर, हाँ जी सर. ये पॉइंट लिख लिए होगे.
जो जैसा टॉर्क था ना वैसा ही एंगुलर मोमेंटम आएगा, वैसा ही टर्म रहेगा, तो वहां पे हम कम टाइम देंगे। अब सवाल करो, सवाल से जितना करोगे तो फिर कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। और तुम लोगों को याद होगा जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे थे ना, न्यूटन्स लॉ कुछ बच्चे एंजॉय किए होंगे, और जो एंजॉय किया होगा न्यूटन्स लॉ उसको मजा आता होगा फिजिक्स में। हमने बहुत प्यार से कहा था न्यूटन्स लॉ अच्छे से करना है बच्चों। इक्विलिब्रियम वहां भी डिस्कस किया था। वहां पे हम बॉडी के रोटेशंस को काउंट नहीं करते थे, बॉडी को हम लोग ट्रीट करते थे लाइक ए पॉइंट मास, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब कि बॉडी का एक्सेलेरेशन जीरो है, बॉडी रेस्ट में रहता है। इसका मतलब हम लोग कहते थे कि नेट फोर्स जो है वो जीरो है, या कहने का मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। यही करते थे ना, सारा फोर्स लिखते थे नेट फोर्स जीरो। क्लियर? लेकिन आप सोचो कि बॉडी ओवरऑल ट्रांसलेट नहीं कर रहा, बट बॉडी रोटेट कर सकता है। तो इस इक्विलिब्रियम को नाम देता हूं बच्चों, न्यूटन्स लॉ में जो इक्विलिब्रियम पढ़े थे उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और एक और इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रहा, रेस्ट में है, एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं है, तो कहेंगे उस पर नेट टॉर्क भी जीरो होगा। इज इट क्लियर? और हमने देखा था कि बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इट डजंट मीन कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है तो इट डजंट मीन नेट टॉर्क जीरो ही होगा, बट नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क भी जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में है तो बच्चों ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। कहने का मतलब नेट टॉर्क जीरो होगा। क्लियर? ये तो आज इसी पे लेक्चर्स होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर एक बार वो फोर्स और टॉर्क का मतलब जीरो कैसे आया वो बता दो। हाँ चैतन्य, हमने कहा चैतन्य कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ना ट्रांसलेट हो रहा है ना रोटेट हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द चीजें जो रखा हुआ है रेस्ट में है, रोटेट भी नहीं कर रहा है, जैसा है वही पोजीशन मेंटेन कर रहा है, तो उसमें कहेंगे कि नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। बस सिंपल सा है ना। अभी देखो सवाल करेंगे तो आ जाएगा। तो आज हमारा इसी पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे सवाल रहेगा। बच्चों एक रॉड है और इसको ना दो स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और इसका मास m है जो मिड पॉइंट पे लग रहा है। अब सुनना बच्चों, ये सवाल में न्यूटन्स लॉ में भी कराया होगा। अगर सिंपल सा मैं पूछूं कि यहाँ पे टी टेंशन है, यहाँ पे टेंशन भी टी ही क्यों होगा, हो सकता है मैंने ऐसे दे दिया होगा कि टी होगा, दोनों में इक्वल टेंशन होगा, और टी कितना होगा तुम बता सकते हो, टी प्लस टी। अभी तो मैं ले रहा हूं कि अलग भी हो सकता है, जस्ट मैं लिख रहा हूं, तो क्या इक्वेशंस लिखोगे? ये इक्विलिब्रियम में है, T1 plus T2 is equal to mg. Am I right? Yes, sir. यस न्यूटन्स लॉ सिर्फ यही कहेगा T1 plus T2 is equal to कैपिटल mg। अगर मान लो मैंने इस पे ना एक और ब्लॉक को रख दिया है ऐसे, स्मॉल एम को, स्मॉल एम को भी ना इसी का पार्ट लेते हैं, रॉड प्लस ये स्मॉल एम, या इसको ऐसे नहीं रख करके कभी मैं ऐसे हैंग कर देता हूं, बात बराबर ही है स्मॉल एम। और लेट्स ये डिस्टेंस मैंने ले लिया L/4।
अब बताओ क्या इक्वेशंस लिखेंगे? T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। ये इक्वेशंस लिखा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को लेकर के। न्यूटन्स लॉ पे अगर हम न्यूटन्स लॉ का चैप्टर जब पढ़े थे तो बस इतना लिख सकते थे, T1 क्या है T2 क्या है हम नहीं बता सकते थे, बट अब बता सकते हैं। अब हम बता सकते हैं चैतन्य, जो तुम्हारा सवाल था, क्या ये बॉडी रोटेट कर रहा है? नहीं, जैसा है वैसे ही इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो टॉर्क क्या होगा बच्चों? 0। टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0? मिड पॉइंट। Torque will be 0 about which point? About any point. सब पॉइंट About any point. Because ये किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेट नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? तो जो कन्वीनियंट मिले वो पॉइंट चूज कर सकते हो बच्चों। ये बड़ा अच्छा सा सवाल होता है, किस पॉइंट के बाद टॉर्क ले, सो दैट कि हम सवाल को इजीली सॉल्व कर लें। अब सवाल मैंने पूछा है बच्चों कि सपोज इसमें ऐसे ही दिया रहेगा कि फाइंड T2। ये सवाल दिया रहेगा, जेईई मेन का सवाल, नीट का सवाल ऐसा हो सकता है, यही सवाल होगा, T2 निकालो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क लिखे तो वो 0 होगा। तो अगर मैं ये पॉइंट चूज करता हूं, ये पॉइंट, तो क्या फायदा होगा? इस पॉइंट के बाद T1 का टॉर्क 0। स्मॉल mg का टॉर्क mg into L/4 minus k कैप। mg into L/4 किधर? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को माइनस ले लेता हूं। कैपिटल mg का टॉर्क mg into L/2। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? mg into L/2 माइनस T2 का टॉर्क T2 into ये डिस्टेंस पॉजिटिव। देखो यहाँ पे r क्रॉस, ये हो गया नेट टॉर्क बच्चों। मैं कह रहा हूं कि बॉडी इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क शुड बी 0। तो यहां से T2 देखो कितना आसान सा आ जाएगा, T2 इक्वल टू स्मॉल mg/4, इसको इधर लेके चले गए, प्लस कैपिटल mg/2। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर हम T2 पूछे बच्चों तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी पॉइंट के बाद टॉर्क ले लो। अगर मैं पूछता T1 बताओ क्या होगा, क्या करते? T2 के अराउंड टॉर्क 0। इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले लेते हैं ना। मान लो ये रॉड A दे दिया, ये B दे दिया, टॉर्क अबाउट B कंसीडर करते, एक ही इक्वेशन में T1 आ जाता। और कोई बच्चा जब शुरुआत है, टीचर से नहीं पढ़ा है, गाइडेंस ने या सेल्फ स्टडी से गया जाए, बहुत बेहतर होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो वो क्या करेगा, हो सकता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की ये लिखे और वो मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेगा। मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेगा तो एक टॉर्क T2 का, T1 का, mg का, और वो टॉर्क 0 करेगा। तो उसमें T1 और T2 दोनों रहेगा। तो एक इक्वेशन वो, एक इक्वेशन ये ट्रांसलेशन का, फिर सॉल्व करेगा एंड देन ही कैन फाइंड। बट तुम लोग प्रिविलेज्ड हो, तुम्हें टीचर्स मिल गए, टीचर्स ने बता दिया बच्चों कि ऐसे जा सकते हैं, तो ये तुम्हारा टाइम सेव हो गया कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, है ना। ये फायदा होगा, इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले गया। बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है, बेसिक सवाल है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं, एक ऐसे रॉड है जो यहाँ पे हिंज है, और स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, थोड़े ऐसे एंगल पे बांध दिया ऐसे, और यहाँ पे अटैच कर दिया। ये रॉड को हॉरिजॉन्टल रखा है। रॉड का वेट m है, मास m है, लेंथ l। मुझे ये टेंशन निकालना है।
तो कैन यू गेस कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। अगर मैं बात करूं कि नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले, क्या हिंज पॉइंट ए के अबाउट ले कि बी के अबाउट ले कि मिड पॉइंट पी के अबाउट ले टॉर्क? ए। ए योगेश ने बताई है। महक मोदी आ गई क्लास में? यस सर। बात है, दर्शन हो गया, आज का क्लास तो सफल रहेगा। अंकित माव जी, यार तुम लोग क्लासेस मिस क्यों करते हो यार, ऐसे क्यों करते हो? ओंकार, तूने भी लास्ट लेक्चर मिस किया था। नहीं समझ में आना तो पूछना है, जैसे देखो अभी कुछ बच्चे, योगेश देखो कितना अच्छा से पूछते रहता है, आंसर्स भी करते रहता है, ऐसे बच्चे चाहिए जो इंटरेक्ट करें। अपूर्वा मैसेज करते रहती है, राशि, तो अच्छा लगता है, लेकिन वो 4-5 बच्चे ही हैं। चैतन्य, रोहन कभी कभी कर लेता है मैसेज। और कौन लास्ट क्लास में एब्सेंट था? चलो बच्चों यहाँ पे देखना, तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और सबने बताया कि सर ए पॉइंट के अबाउट ले लो टॉर्क, उससे क्या फायदा होगा ए पॉइंट के अबाउट लेने से? बच्चों ए पॉइंट से भी फोर्स लग रहा होगा इस रॉड पे, मुझे नहीं पता है। अगर कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो टी का भी टॉर्क होगा और इस हिंज फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ेगा, तो अननोन 2 हो जाएंगे। हिंज पॉइंट के अबाउट ले लिया तो एक ही अननोन बचेगा बच्चों और सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सवाल रहेगा फाइंड टी। बच्चों ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, खुश रहो कि हाँ आज हमने सीखा एमबी बैक्स और 100% सीखो इसको। तो फाइंड टी, सॉल्यूशंस क्या लिखोगे, टेक टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट ए। सबसे पहले एमजी का टॉर्क, अब तुम्हें मान लो मन करता है कि नहीं इनटू द प्लेन को मैं पॉजिटिव लूं, आउट ऑफ द प्लेन को नेगेटिव ले सकते हो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो। एमजी का टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, mg इंटू L/2। जितना mg का टॉर्क है बच्चों t का टॉर्क उतना ही है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्टली, t का टॉर्क नेट टॉर्क 0 है। t का टॉर्क कैसे लिखें, टी साइन थीटा इंटू एल। मैंने कहा था r इंटू एफ का कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, r हो गया l इंटू टी साइन 30 डिग्री। एम आई राइट बच्चों? टॉर्क इजकल टू मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, r इंटू एफ परपेंडिकुलर, ऐसे लिखना ज्यादा आसान लग रहा है यहाँ पे। या कहोगे सर आप हमेशा कैसा लिखते थे, टॉर्क एफ परपेंडिकुलर का, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो या तो ये निकालो, तो t इंटू दिस डिस्टेंस लिखोगे तो इसको लिखना पड़ेगा कि ये कितना है, दिस इज l, तो ये l साइन 30, तो ऐसे लिखो या t को कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। बच्चों समझ में आ गया होगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ अपूर्वा, क्या इसमें कोई दिक्कत? और ये बच्चों नीट का No, ये sir. अच्छा सवाल है, नीट लेवल का,
ये कंसेप्ट समझने वाला है। मानसी गावस्कर, यस सर। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। 100%? यस सर। ठीक है। जानवी, Yes, sir. चलो, तो मैं एमए बैच से एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चों कौन मुझे बताएगा फाइंड हिंज फोर्स, एमए एंड एमआर, और एमबी बैच को तो मैं समझाऊंगा। बच्चों अगर पूछ दिया जाए कि ये हिंज कितना फोर्स लगा रहा है रॉड पे, हिंज का फोर्स का डायरेक्शन किधर है, पता ही नहीं चल रहा किधर लगा रहा है। तो जब बच्चों हमें नहीं पता, जैसे टेंशन का पता है कि यहाँ पे इधर लग रहा है, हिंज किधर लगा रहा है तो नहीं पता है, तो उस केस में हम लोग मान सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट NX है और एक कंपोनेंट NY है। मतलब हिंज जो फोर्स लगा रहा है उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। तो अगर हम लोग N निकालना बच्चों हिंज का फोर्स, कहें कि अगर NX निकल गया, NY अगर हम लोग निकाल लिए, तो दिस विल बी आंसर। प्रथमेश गलत आंसर है। समझा क्या? हिंज फोर्स, NH लिख देता हूं, हिंज फोर्स, बच्चों हमने T निकाल लिया, T का दो कंपोनेंट, T का दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा T sin 30 और इधर हो जाएगा T cos 30। क्योंकि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है बच्चों, ट्रांसलेशनल, दैट मींस नेट फोर्स जीरो है। अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो। बच्चों बताओ एक्स डायरेक्शन में इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है NX और एक लग रहा है T sin cos 30। एम आई राइट? यस। NX इधर और T cos 30 इधर, और मुझे नहीं पता कि NX का रिएक्शन क्या होगा, मुझे पता है ये T cos 30 इधर लग रहा है तो ये पुश कर रहा होगा, नेट फोर्स जीरो करेगा। अगर हम वाई डायरेक्शंस की बात करें तो वाई डायरेक्शन में इस रॉड पे कौन कौन सा फोर्स है? T sin थीटा एक माइनस है MG NY, बहुत बढ़िया, और NY है ऊपर प्लस T sin थीटा साइन 30 डिग्री है ऊपर, और MG है माइनस नीचे, MG। नेट फोर्स जीरो। सो बच्चों NY निकल जाएगा। क्लियर ना? और NY अगर निकल गया, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा हिंज फोर्स। तो दिस इज द मेथड। हालांकि इस सवाल में कोई ऐसे बोल सकता है बच्चों, अगर इस सवाल में कोई पूछे कि हिंज फोर्स NH वेक्टर है, टेंशन का वेक्टर T है, प्लस MG का वेक्टर है, ये क्या होना चाहिए? जीरो। ये हमने ऐसे सवाल न्यूटन्स लॉ में करवाए हैं। एक बात सही बताना है कि अगर हम कहें, सुनना सारे बच्चे, अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैंने पूछा हिंज फोर्स कितना है,
तो ये क्या कह रहा है, इसकी बात को आते हैं, ये 30 डिग्री है। अब इसने कहा सर जितना टॉर्क, सॉरी टेंशन का टॉर्क होगा उतना ही हिंज फोर्स का टॉर्क होगा किस पॉइंट के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के पास जहाँ पे mg लग रहा है। इसके अबाउट होगा। अगर हम इसके अबाउट टॉर्क लें तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, mg यहीं से पास का इसलिए 0 है। तो जितना टॉर्क हिंज फोर्स का होगा उतना ही टॉर्क टी का होगा। दैट इज करेक्ट। हाँ सर, इसी से बताया था। दैट इज करेक्ट। बट क्या टेंशन और हिंज फोर्स इक्वल होंगे? इसी सवाल को अगर सॉल्व करो, टी का वैल्यू अलग, एंगल अलग ले लो। क्या हर केस में आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा? उनका साइन वाला कंपोनेंट इक्वल होगा ना, मतलब से, क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम आएगा l/2, तो फिर सिर्फ क्या होगा? सर उनका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, मतलब ऊपर ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स तो इक्वल होगा ना, मतलब t साइन थीटा, और इसमें जो ऊपर फोर्स लगेगा हिंज फोर्स, मतलब हिंज xy, हिंज y, वो इक्वल होंगे ना। इसका जो फोर्स होगा, इसका, एक सेकेंड, तुम्हारी बात ये सही आ रही है कि इसका जो भी हिंज का एक दो कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। अगर हम बात करें इधर का फोर्स, सुनना अभी प्रथमेश, टी का जो कंपोनेंट इधर होगा वही nx होगा। ये कहां से बताएंगे? ये मान लो भी थीटा ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। nx इज इक्वल टू, मैं जनरल ले लेता हूं, t cos थीटा। दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद टॉर्क लेते हैं। ये ny इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t sin थीटा इंटू ny इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू t sin थीटा इंटू दिस l/2। एकदम सही बता रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? nx और ये सही, n जो हो जाएगा हमेशा क्या किसके बराबर आ जाएगा? t के बराबर। सही आ रहा है क्या? हाँ सर। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया, nx का टॉर्क 0, t sin थीटा का टॉर्क आ जाएगा t sin थीटा इंटू l, nx इंटू l। सही है ना? सो n जो आ जाएगा वो t के बराबर आ जाएगा। सही सही बताया। एंड this is correct, perfectly correct. This is also correct. L/2 ठीक है। We have taken talk about this point. T अलग केस में अलग होगा, है ना? इस केस में T कितना आया था? सर मतलब हर बार हिंज फोर्स और t इक्वल होना चाहिए ना। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, T जो आ जाएगा बच्चों, ये अभी हमने 30 डिग्री पे दिया, 30 डिग्री पे दिया, तो इसके अबाउट अगर टॉर्क लिया तो T का वैल्यू कितना आया था? mg आया था ना? T will be different if the angle is different. T will be different। अगर मान लो ये थीटा लिया
T will be फिर सर different if इफेक्टिव हिंज फोर्स की भी theta is वैल्यू चेंज different. होगी ना हाँ बोलो प्रथमेश। सर? फिर इफेक्टिव हिंज फोर्स भी चेंज होगा ना हाँ अगर टी चेंज हुआ तो? हाँ वो एग्जैक्टली ये था ना कि हिंज फोर्स जो हो जाएगा NH दैट विल बी T के इक्वल कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था इस पे, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बच्चों कि T अगर डिफरेंट हुआ, सॉरी थीटा अगर डिफरेंट होगा तो सेटली T डिफरेंट होगा। और क्या इक्वेशंस लिखेंगे इसके अबाउट? अगर टॉर्क लिख लिया, mg का टॉर्क तो फिक्स है mg इंटू L/2, इसका टॉर्क हो जाएगा T साइन थीटा इंटू L, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम लोग डिस्कस करें कि हिंज फोर्स इसके बाद टॉर्क, जितना टॉर्क T का होगा उतना ही हिंज फोर्स का होगा, दैट इज करेक्ट। अगर मैं अब हिंज फोर्स की बात करूं कि अगर इस पे हिंज फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है, तो हिंज फोर्स किधर होगा? वो भी थीटा पे ही होगा। ये भी थीटा पे ही होना पड़ेगा, है ना। सो दैट किससे थीटा पे ही होना पड़ेगा, बिकॉज T cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा NX, दैट इज करेक्ट। और NY जो हो जाएगा, इसके बाद टॉर्क लेना है, NY इज इक्वल टू T sin थीटा, ठीक है। तो ये हमेशा रहेगा, दैट इज करेक्ट। ये हमेशा ट्रू रहेगा बच्चों, दिस विल रिमेन ट्रू। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या अगर सपोज हमारा सवाल ऐसे हो गया, इसका वेट mg लग रहा है और ऐसे सवाल ले लिया, इस टाइप से ले लिया, और दिस एंगल इज थीटा, कैन वी फाइंड दिस T नाउ? एक सवाल ये लिया, दूसरा सवाल ले रहा हूं। अभी रॉड को हॉरिजॉन्टल रखा है, दूसरा सवाल में मैं क्या कर रहा हूं, रॉड को ना किसी एंगल पे ले रहा हूं। Rod is at angle theta. Now find the T. और एक और ये दूसरा तीसरा सवाल, दिस इज सेकंड एंड थर्ड ले रहा हूं। दिस इज 90 डिग्री, इसमें T निकालना है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। इस केस में टेंशन को लिख लिया T1, इस केस में टेंशन को लिख लिया T2, इस केस में टेंशन को लिख लिया T3, क्या होगा? तो T1 किससे पूछूं? हर्षल महाजन, यस सर। क्या होगा T1? इक्वेशंस लिखो इसके अबाउट। T1 sin थीटा
इंटू एल इसका टॉर्क दैट इज इक्वल टू mg का टॉर्क mg इंटू एल बाई 2 पहला इक्वेशन। इसके लिए अगर सॉल्व करें mg बच्चों इधर लग रहा है T2 ये डिस्टेंस L है L बाई सॉरी T2 इंटू L cos थीटा that is equal to mg into L by 2 cos theta. Am I right बच्चों? Yes, sir. And third, इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क mg इंटू L by 2 cos theta that is equal to T3 इंटू क्या लिखा है इसमें किससे पूछूं निसर्ग वाग T3 इंटू क्या लिखे रॉड का लेंथ L है राशि ने बताई L बहुत बढ़िया बिकॉज फोर्स का यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स परपेंडिकुलर है ये T3 भी निकल गया आगे बढ़ो बच्चों अच्छा एक सवाल ऐसा है कि एक रॉड है जो इस पॉइंट पे हिंज कर दिया है जिसका मास m है एक स्मॉल मास m लगा दिया यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन से लगा दिया है स्मॉल m मास तो सर्टेनली सिर्फ ये और ये रहता है तो ये तो रोटेट होकर नीचे आ जाता इसी पोजीशन में रखना है तो एक स्ट्रिंग लगा दिया अब इसको विजुलाइज कर रहे हो मुझे ये टेंशन चाहिए व्हाट इज दिस टेंशन अब बताओ ये वो टेंशन string निकालना कहाँ है पे किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने की कोशिश करेंगे hinge point. हिंज पॉइंट के अबाउट ही लेना प्रेफर करेंगे बिकॉज हिंज फोर्स कितना है नहीं पता है ना ये हिंज फोर्स है इसी के T बाद कितना टॉर्क लो डिस्टेंस पे किसका है सर किसका टॉर्क है बच्चों और ये मिड पॉइंट है बच्चों ये जो है ना मिड पॉइंट रॉड का लेंथ L है T का टॉर्क कितना होगा T का टॉर्क हो जाएगा T इंटू L बाई 2 कंप्लीट करो
ये वाला टर्म cos थीटा cos cos अल्फा। अल्फा है ना, cos अल्फा। mg का टॉर्क mg L/2 sin अल्फा। माइनस में हाँ और स्मॉल mg का टॉर्क देखो ये ऐसे लग रहा है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, mg L sin cos अल्फा। साइन अल्फा ना, ये डिस्टेंस ना, ये अल्फा है, cos alpha. ये अल्फा है, तो mg स्मॉल mg इंटू दिस डिस्टेंस L sin अल्फा माइनस स्मॉल mg L sin अल्फा। सो अगर t की बात करें, t इंटू L तो चला जाएगा, t इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल mg sin अल्फा बाई 2 प्लस स्मॉल mg sin अल्फा। सो t का वैल्यू आ जाएगा, यहां से देख लो, 2 कट कर दो, कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इंटू tan अल्फा। क्या मैं सही लिखा बच्चों? सृष्टि क्या सही लिखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ये सिस्टम दे दिया, दिस इज अ स्पूल, इट कैन रोटेट फ्रीली अबाउट हिंज पॉइंट, a string is wrapped over this inner spool, inner radius, और outer radius पे भी एक स्ट्रिंग रैप है, उससे ब्लॉक ए अटैच्ड है मास m का, ब्लॉक बी अटैच्ड है मास m का। ये टेंशंस निकालना है बच्चों। अगर T1 पूछा है, बहुत ही इजीली इसका एबिलिटी ड्रॉ करेंगे और T1 इक्वल टू हो जाएगा mg। तो दिक्कत, बिकॉज नेट फोर्स जीरो, मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में। अगर T2 निकाला है तो बोले सर B का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं, B का, तो इक्वेशंस लिखेंगे, T2 ऊपर T3 नीचे mg नीचे, तो T2 इक्वल टू T3 प्लस mg, बट T2 भी अननोन, T3 भी अननोन। इज इट क्लियर? So we will discuss the spool. Take torque of the spool about the hinge point. Consider spool. अगर हमें T2 निकालना है बच्चों तो क्या लिखेंगे? इसका टॉर्क देखो, T1 इंटू R1 इधर, इसका टॉर्क उल्टा इंटू द प्लेन, T1 इंटू R1 माइनस T2 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 R1 अपॉन R2। T1 दिया हुआ है बच्चों, कितना आ गया? T1 mg R1 अपॉन R2। इज इट क्लियर? और अगर T3 निकालना है, नाउ ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक B। क्या इक्वेशन होगा? T2 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, T3 नीचे लग रहा है, नेट फोर्स 0। ठीक है, मिटा रहा हूं बच्चों। बस एक दो सवाल करके मैं छोड़ रहा हूं, बस 1 और 2 क्वेश्चंस। बच्चों एक हाफ डिस्क है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, दिस इज द हाफ डिस्क। अगर इसको यहाँ पे हिंज कर दिया, क्या ये हाफ डिस्क ऐसा रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा सिचुएशन इसका? विल इट रिमेन सेम इन दिस वे? No, sir. ऐसा नहीं रहेगा। बोले सर कैसा रहेगा? ये इनफैक्ट पता है कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा,
ऐसा हो जाए। बट अभी तो मैं मान रहा हूं कि ऐसा, अभी जस्ट दूसरा सवाल यही लूंगा, अभी तो ये ले रहा हूं कि ऐसे ही रखना। अगर ऐसे रखना है ना तो इसको, इसका टेंडेंसी होगा इधर आने का, इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, रेडियस इज आर, मास इज एम। पूछेगा बच्चों यहाँ पे कंप्रेशन बताओ कितना है स्प्रिंग में, इक्विलिब्रियम में। स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है, ये सवाल दे देगा। कहोगे सर इस पे नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, किसके बाद टॉर्क करना प्रेफर करोगे? ये हिंज पॉइंट के बाद। व्हाट आर द फोर्सेस? kx इधर, kx नॉट। इसका वेट कहां लगा? क्या वेट यहां लगा? नहीं, इसका वेट यहां लग रहा है। बच्चों इस पॉइंट के अबाउट ना, इस सेंटर ऑफ मास यहाँ, इस सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है। दैट्स व्हाई ये डिस्क ऐसा नहीं रहेगा, ये थोड़ा एंगल पे आ जाता है। लेकिन अभी हम ऐसे ही रखेंगे, लाइन को वर्टिकल रखा है, तो ये mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? mg इंटू दिस डिस्टेंस। किन किन बच्चों को याद है कि ये डिस्टेंस है कितना? पल्लवी सिन्हा, कैन यू टेल मी वो डिस्टेंस क्या है? कुछ बच्चों ने तो मैसेज किया है, क्या बात है? रोहित, लोकेशा, अपूर्वा, राशि, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को याद रखना है, मैंने कहा था 4r/3 होता है बच्चों। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 2r/π बोलना आंसर, ये होता है हाफ रिंग का, ये हाफ रिंग का होता है ना बच्चों? mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू 4r/3π, दिस इज इक्वल टू kx इंटू कितना? 2r। kx नॉट इंटू 2r। बहुत बढ़िया। सो x नॉट यहां से निकल जाएगा बच्चों। अब कहोगे सर अभी आपने बताया कि अगर ये डिस्क को, मैंने नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं, डिस्क को अगर हम हिंज किए हैं तो इक्विलिब्रियम में ऐसा क्यों होगा? व्हाई दिस विल मेक सम एंगल? अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया तो ये थीटा क्या है? तो बच्चों एक स्टेटमेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर ऐसे चीजों को किसी को हिंज कर दिया जिसके बाद ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, तो देखो ये mg का टॉर्क है इस पॉइंट के बाद, दैट्स व्हाई ये रोटेट करेगा। और इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा हिंज पॉइंट के नीचे आ जाएगा। इफ ए बॉडी इज हिंज्ड एट एनी पॉइंट, if a body is hinged at any point about which it can rotate freely in vertical plane, then center of mass will be vertically below, ये लिख लोगे, will be vertically below hinge point in equilibrium। आज का लास्ट सवाल, लास्ट कंसेप्ट,
सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। अगर किसी को हिंज कर दिया फ्रीली, और कोई फोर्स और कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं कनेक्ट किया, कुछ भी जस्ट हिंज कर दिया है, इक्विलिब्रियम में है, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो हिंज पॉइंट के वर्टिकली बिलो होगा। तो अगर सर ऐसा क्यों? बिकॉज इसके अबाउट टॉर्क लेंगे, तो mg का टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो mg अगर ऐसा है तो ये लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास करेगा। इज इट क्लियर? अब पूछा गया ये थीटा कितना है बच्चों, तो अगर मैंने ये कांसेप्ट देख लिया तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास तो यही है। ये कितना है 4r/3π। ये कितना है बच्चों? ये है r। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? y/x 4r/3π अपॉन ये r। ये सबको समझ में आ रहा होगा, 4/3π। tan थीटा कितना हो जाएगा? 4/3π। दिस इज गुड क्वेश्चन, आ सकता है नीट में, टफ सवाल कहलाएगा। सो नेक्स्ट क्लास जो होगा, इक्विलिब्रियम पे हमने कुछ सवाल करवाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा का इक्वेशंस लिखेंगे, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और उस पे सवाल हम लोग करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका ये हाइपोटेनस जो दिया वो एल दिया हुआ है। इस राइट एंगल वाले एक्सिस से पास करने वाला प्लेट के परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसको जेड एक्सिस लिया है, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया। आईजेड पूछा है, मैंने क्या किया, ऐसा 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 तीन और जोड़ दिया और एक कंप्लीट स्क्वायर प्लेट बन गया। एक का आई तो दूसरे का भी आई, बिकॉज सब आइडेंटिकल है। 4i हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल मास ml²/6। अब दूसरा सवाल पूछा बच्चों, देखना, इस एक्सिस के अबाउट इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट। ये बड़ा अच्छा सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है। मैंने इसका ऐसा ही एक और प्लेट जोड़ दिया, ऐसा ये 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये कैसा प्लेट बन जाएगा? स्क्वायर प्लेट बन गया, बट स्क्वायर प्लेट का लेंथ एल है क्या? साइड लेंथ L/√2 होगा। साइड लेंथ है L/√2, एम आई राइट? ये L है, ये अगर सपोज x है, ये x है, x√2 इज L। अब अगर पूछा जाए ये डायगोनल है, डायगोनल के अबाउट याद है कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/12। ml²/12, तो m√l²/12 इसका और इसका सेम है, तो यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ml²/24। किसके अबाउट? इस प्लेट का, इसके अबाउट। लेकिन अब पूछा इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट जो प्रथमेश ने सवाल पूछा, तो इसके अबाउट पता है, जेड एक्सिस के अबाउट पता है, तो ये आई एक्स नहीं बता दोगे अब? प्रथमेश लेकिन क्लियर? इसका ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बिकॉज डायरेक्ट में अगर जाएंगे, ऐसे चार बनाएंगे तो इसका और इसका अलग हो जाएगा। इफ यू कंसीडर दिस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अलग हो जाएगा। सर अगर बाकी वाई एक्सिस के उसको अबाउट भी जब 2 में निकाले हो, डिवाइड कर दिया तो वाई एक्सिस के अबाउट जब निकाले हो, तो वो चीज अगर यूज करोगे कि इसका हम जानते हैं I2 जानते हैं ना, I2 जानते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे का, इसका I1 2i1 plus 2i2 that is equal to 4m m L² by 12, ऐसे भी जा सकते हो।
सर इसका मैंने ऐसे ट्राई किया कि ये जो ट्रायंगल है ना उसको भी 2 में डिवाइड कर लिया, मतलब टोटल 8 पार्ट